हम लोग कैथोड किरणों की खोज पे थे ना, कैथोड किरणों की खोज पे थे। अच्छा, कैथोड किरणों की खोज हो चुकी थी, ठीक है ना। अब देखिए, जे थॉमसन ने बाद में कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया और उन्होंने यह देखा कि कैथोड किरणें कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, बल्कि अत्यंत छोटे ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। इन ऋणावेशित कणों को इनके ऋणावेश के कारण जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन नाम दिया और यही कारण है कि इनकी खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन की। बाद में नेगेट्रॉन के विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार पर इसको स्टोनी द्वारा इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, नाम इसका बदल दिया गया। तो चूंकि इस पर जो है, इसको एक पार्टिकल के रूप में जे थॉमसन ने इसकी पहचान किया, यह एक पार्टिकल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को। कैथोड किरणों की खोज जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स, दोनों के अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन दोनों समकालीन थे, दोनों का परिणाम एक था, इसलिए दोनों का नाम, दोनों को क्रेडिट, जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स। और इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, ठीक है ना। अब देखते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं और फिर इनका स्वभाव, और इनके स्वभाव में जब जे थॉमसन ने बताया कि ये ऋणावेशित कण होता है, तब वहाँ पर ये पॉइंट लिखाएंगे कि इसकी क्रेडिट का श्रेय, इसकी डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को। तो देखते हैं ओरिजिन ऑफ कैथोड रे, कैथोड किरणें कहाँ से उत्पन्न होती है? ओरिजिन ऑफ कैथोड रे। कैथोड किरणें कहाँ से उत्पन्न होती है? देखिए, जब हम दोनों इलेक्ट्रोड के बीच लगभग 1000 से 30,000 वोल्ट का विभव आरोपित करते हैं, 10,000 से 30,000 वोल्ट का विभव आरोपित करते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर ऋणावेश है, यहाँ पर धनावेश है, और 1000 से 30,000 वोल्ट तक का विभव दोनों प्लेटों के बीच बैटरी से आरोपित किया। तो कैथोड पर क्या होता है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल के आते हैं और प्लेट पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एकत्रित रहते हैं, और यहाँ एनोड पर इलेक्ट्रॉन एनोड से बैटरी में चले जाते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण इस पर धनावेश हो जाता है। यहाँ विसर्जन नलिका में गैस भरी गई है, गैस हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी हो सकता है, कोई भी गैस, या वायुमंडल की जो गैसें हैं, कोई भी गैस। चलिए मान लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रखा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस मैंने रखा है। उच्च विभवांतर और यहाँ निम्न दाब पर ये कैथोड की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, आता है, हाइड्रोजन गैस जो भरी है उस पर टकराता है, टकरा करके इसके भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये टक्कर मारता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस प्रकार से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए टकराने के बाद, और ये यहाँ पर आते हैं और कैथोड किरणों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, एनोड की प्लेट द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन आइटम था किसमें बदल गया? हाइड्रोजन आयन। अब ये फिर इधर इस तरफ बढ़ता है, इस तरफ बढ़ता है, और यहाँ इस पे टकराता है। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा लिए जाएंगे, वैसे ही ये यहाँ आता है, एक इलेक्ट्रॉन प्लेट से, इसको प्लेट का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिला था ये, ठीक है,
एक तो इसी प्लेट से यहाँ गया था, लेकिन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये यहाँ ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन आयन प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के फिर से किस में बदल गया, हाइड्रोजन परमाणु में बदल गया। ठीक है, तो कैथोड किरणें कैथोड की सतह से निकल रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहाँ से, कैथोड की सतह से। प्रारंभिक रूप से मूल रूप से कैथोड की सतह से निकलता है, बाद में यहाँ जो गैस भरी है उससे भी निकल जाता है। तो उत्पत्ति इसकी कहाँ से है, कैथोड की सतह से। लेकिन जो धन किरणें हैं ये तो कैथोड की सतह से निकल रहा है, कैथोड रे जिसका नाम रख दिया गया। ठीक है, और ये जो धन किरणें कहाँ से निकल रही हैं, जो रेजिडुअल गैस है, विसर्जन नलिका में जो गैस भरी है, रेजिडुअल गैस भी जिसे हम कह लेते हैं, उसके आयनन से ये उत्पन्न हो रहा है, ये एनोड रेज। तो कैथोड रेज कैथोड की सतह से उत्पन्न होता है, लेकिन धन किरणें एनोड की सतह से उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो पूछा जाता है कैथोड किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, विसर्जन नलिका की दीवार से, कैथोड की सतह से, विसर्जन नलिका में भरे गैसों से। तो ये कहाँ से निकलती हैं, प्रारंभिक रूप से ये कैथोड की सतह से। धन किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, विसर्जन नलिका की दीवार से, या हम कहें एनोड की सतह से, या विसर्जन नलिका में भरी गैसों के आयनन से। तो धन किरणें यहाँ से नहीं, बल्कि जो विसर्जन नलिका में गैस भरी है जिसे रेजिडुअल गैस कहते हैं, उसके आयनन से उत्पन्न होती है। तो 2 पॉइंट, 1 पॉइंट लिख लीजिए, ये समाप्त हो जाए। कैथोड रे ध्यान देंगे कहाँ से उत्पन्न होती हैं, एराइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, वाई एनोड रेज ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होती है विसर्जन नलिका में जो गैस भरी है उसके आयनन से। ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ gases feel in discharge tube. Residual gas. ठीक है, वो कर लीजिए। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। मिटा दें, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, कैथोड किरणों के गुण। कैथोड रे कैथोड किरणों के गुण।
देखिए कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन जे थॉमसन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज वेर स्टडीड बाय जे थॉमसन। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज वेर स्टडीड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन देखिए कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं और प्रकाश के वेग के लगभग 10वें वेग से। ठीक है, प्रकाश के वेग के 1/10वें वेग से ये चलती है। तो अगला, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती है। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन with the velocity about 1/10 of the velocity of light। लाइट की वेलोसिटी 10⁸ मीटर, ये 10⁷ मीटर पर लगभग इस वेग से ये चलता है, यानी प्रकाश के वेग का लगभग 1/10वां। ठीक है, कैथोड किरणों में द्रव्यमास युक्त कण होते हैं जिनके पास संवेग होता है और गतिज ऊर्जा होता है। कैथोड किरणें कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते हैं, बल्कि उनमें मास पार्टिकल होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है उनमें, और संवेग मोमेंटम होता है। अगली प्रॉपर्टी इन्होंने जो बताया, मिटा दे वो नीचे वाला, कॉपी ले गए थे चेक करने के लिए? अब भाई एक बंडल रखे हैं, ले जा, अभी हम देते हैं। कैथोड रेस ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। कैथोड रेस आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। विद्युत चुंबकीय विकिरण ये नहीं है, तरंग नहीं है, बट इनमें होता क्या है, दे कंटेन, इनमें क्या होता है, मास पार्टिकल, द्रव्यमान युक्त कण होते हैं। मास पार्टिकल जिसका संवेग होता है जिसमें, और गतिज ऊर्जा होती है उस कण में, है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, संवेग और गतिज ऊर्जा एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन करते समय इन्होंने देखा कि ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बल्कि गतिशील छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, और इनके पास संवेग होता है, इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला इन्होंने देखा कि जब कैथोड किरणें किसी भारी धातु पर, हैवी मेटल पर गिरते हैं,
तब ये एक्स किरणें उत्पन्न करते हैं। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उच्च वेधन क्षमता की, ठीक है, उच्च आवृत्ति की, उच्च एनर्जी की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। क्योंकि ये किरणें जब पहली बार देखी गई तो ये अननोन, एक्स का मतलब अननोन रेज, पहली बार जब देखी गई तो इन रेज से कोई परिचित नहीं था कि ये कौन सी रेज निकल रही है। इसका नाम अननोन रेज या एक्स रेज रख दिया गया, ठीक है ना। तो इसको एक्स रेज के नाम से हम जानते हैं। तो अगला जो है, ये उत्पन्न करते हैं एक्स रेज जब गिरते हैं किसी हैवी मेटल पर। दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन allowed to fall on heavy metal. They produce X-rays when allowed to fall on heavy metal. Produce X-rays when allowed to fall, जब इनको गिराया जाता है on heavy metal. भारी धातुओं पर, जैसे सपोज कर लें ये टंगस्टन है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, जो हैवी मेटल्स हैं, इन पर अगर कैथोड रेज को आप गिराते हैं, कैथोड रेज, तो यहाँ से क्या निकलता है, एक्स रेज, ठीक है। कैथोड किरणों को अगर भारी धातुओं पर गिराया जाए तो वहां से एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। अगला, इनका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ पर इनको गिराइए तो वो ये उनको क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। केमिकल रिएक्शंस पर, रासायनिक अभिक्रियाओं पर इनका अपचायक प्रभाव होता है और जिस माध्यम से चलते हैं उस माध्यम के गैसों को आयनों में बदल देते हैं, माध्यम के कणों को आयनाइज कर देते हैं। गैस या जो भी है, माध्यम में जो कुछ भी पदार्थ भरा है उसको आयनों में बदल देते हैं। तो अगला पॉइंट, दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑन केमिकल रिएक्शंस। दे हैव reducing effect on chemical reactions. रासायनिक अभिक्रियाओं पर इनका कैसा अपचायक प्रभाव होता है, अर्थात पदार्थ को रिड्यूस कर देते हैं, अपचयित करते हैं, और जिस माध्यम से चलते हैं उसके कणों को आयोनाइज कर देते हैं। एंड आयोनाइज गैसेस थ्रू व्हिच दे पास, जिस माध्यम से जिस गैस से चलते हैं, एंड आयोनाइज गैसेस थ्रू व्हिच दे पास, गुजरते हैं, जिस माध्यम से ये चलते हैं उस माध्यम के कणों को, अगर गैसीय माध्यम है तो गैस को ये क्या करते हैं, आयनित कर देते हैं, आयनों में बदल देते हैं। ये जो है, अगर फोटो फिल्म पर, फोटोग्राफी वाले पेपर पर जब ये गिरती हैं किरणें, उसे काला कर देती हैं। इनका ब्लैकनिंग इफेक्ट होता है, काला करने वाला प्रभाव होता है फोटो फिल्म पर। तो अगला पॉइंट, दे हैव ब्लैकनिंग इफेक्ट ऑन फोटो फिल्म। दे हैव ब्लैकनिंग इफेक्ट, ब्लैकनिंग इफेक्ट ऑन फोटो फिल्म। फोटो फिल्म को ये काला कर देते हैं। अगला पॉइंट, इस पे अक्सर
लोगों में डाउट रहता है, और आप लोगों को भी देखते हैं कि डाउट मिटा दें। किताब में जो डायग्राम रहता है उसको देख के आप लोग संदेह की स्थिति में रहते हैं, और देखते हैं आप लोगों का डाउट अभी तक बना है कि दूर हो चुका है। जो इसके पहले यहाँ पढ़े हैं उनका तो दूर हो गया होगा, जो अभी नहीं पढ़े हैं उनका दूर भी हो सकता है, नहीं भी। देखिए, कैथोड किरणें जब विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र से चलते हैं तो ये अपने पथ से विक्षेपित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। और हमने ये देखा है कि जैसे जब ये विद्युत क्षेत्र से गुजरते हैं, दो प्लेटें बैटरी से जोड़ा गया है, इसको मान ले पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव टर्मिनल से, और कैथोड किरणें जब इसमें प्रवेश करते हैं कैथोड रे, तो ये जो है चूंकि इन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कैथोड कणों पर, तो कैथोड किरणों पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये प्रवेश करते हैं तो ये धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं। इन पे चार्ज तो मुझे पता नहीं था कि कैसा है, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र से इन्हें गुजारा गया, पास किया गया, तो ये देखा गया कि ये धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ रहे हैं, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, कैथोड किरणों को जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया तो कैथोड किरणें सीधे न चल करके धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गए, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जब कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया, एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, और कैथोड किरणों को जब जो है मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया तो ये किधर मुड़ेंगे, नॉर्थ प्लेट की तरफ कि साउथ प्लेट की तरफ, ये आपको बताना है। इनके मुड़ने की दिशा क्या होगी। कैमरे में आ रहा है कि नहीं? और अभी जब हम बताएंगे तो आपको अपने पे हंसी आएगी कि यार ये तो हमने बड़ी मूर्खता वाला मूर्खता कर दिया है। अभी बताएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। इस जवाब में आपका को डाउट होना फिजिक्स वाले सर को सुसाइड करने के लिए पूरा राइट देता है। वो गाड़ी कार सहित जमुना जी के पुल पर लेकर के चले जाएं और धूप हैं। अरे मूर्ख, हम ये जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र, और उस पे कण के चलने की दिशा, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्योंकि ये फिजिक्स की बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अब उनको कोई राइट नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, तो ये आपका चलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, ऊपर नीचे जो भी है, और ये जो है चलने वाले पार्टिकल का डायरेक्शन है। तो दोनों के लंबवत ये बल लगेगा, तो ये न नॉर्थ न साउथ, ऐसे दोनों के परपेंडिकुलर हवा में घूम जाएगा। ये फिजिक्स को हम कक्षा 11-12 में पढ़ते हैं ना। हाँ, आएगा ही नहीं। अब ये भूल गए कि इस पे कह रहे हैं इस पे कौन सा चार्ज होता है, मैग्नेट पे कोई चार्ज थोड़ी होता है। चार्ज पता चल जाए तो बता देंगे चार्ज पता चल जाए तो बता देंगे। तो ये जो है ये न इधर मुड़ेगा न इधर, बल्कि लंबवत मुड़ जाएगा, किसी की तरफ नहीं। लेकिन होता क्या है, अब बुक में हवा में डायग्राम तो तीर बनाई ना ये जा सकती, या तो इसकी तरफ बना देते हैं, ऐसे चला जाता है तीर। तो हम किसी बुक में ऊपर की तरफ लगा दिया तो हम कहते हैं नॉर्थ की तरफ मुड़ता है, किसी में साउथ की तरफ लगा दिया तो हम कहते हैं साउथ। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लगा है कि ऊपर की तरफ, उसी हिसाब से ये बाहर भी आ सकता है और अंदर भी जा सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत जाएगा जहां पे भी जाएगा, न तो नॉर्थ की तरफ जाएगा न साउथ की तरफ। बहुत हर बैच में पूछते हैं और हर बैच में लोग गड़बड़ाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। तो इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट, ये विक्षेपित हो जाते हैं फ्रॉम देयर पाथ। अच्छा, हम किताबों में देखते हैं, कई किताब में देखा कि ये तो ये अपने रास्ते से विक्षेपित होते हैं, और ये भी बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र में ये धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये कण ऋणावेशित होते हैं, कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में किधर मुड़ता है कोई लिखा ही नहीं है। कई किताबों हम देखते हैं किताब में नहीं लिखा है, तो फिर बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, वो ध्यान ही नहीं आता कि हाँ किधर मुड़ता है। तो इसलिए लिख लीजिए, इन मैग्नेटिक फील्ड they deflect a direction, किधर, जो कि लंबवत हो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, विद्युत यानी मैग्नेटिक फील्ड के और इनके चलने के, which is perpendicular to both the direction of magnetic field या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, एंड जो कैथोड किरण उनके पथ के लंबवत, एंड पाथ ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं कैथोड रेज, कैथोड किरणों के पथ उनके पास, जैसे कि जिस दिशा में चल रहे हैं डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लंबवत डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इन मैग्नेटिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट इन अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर, लंबवत है, टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड पाथ ऑफ कैथोड, कैथोड किरणों के पथ के लंबवत दिशा में, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके लंबवत दिशा में, और दूसरा जो है चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में है उसके लंबवत। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ते हैं, अर्थात ये किरणें, इन किरणों पर कैसा आवेश, ऋणावेश होता है। तो अगला लाइन ऊपर मिटा दें। केमिस्ट्री की क्लास में फिजिक्स ध्यान है नहीं आता ना, ये जवाब है इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स, ये विक्षेपित होते हैं, मुड़ते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट जो क्या इंगित करते हैं, कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होने का, विच इंडिकेट नेगेटिव चार्ज ऑन कैथोड रेज, जो कैथोड किरणों पर ऋणावेश को इंगित करते हैं या इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। देखिए, कैथोड किरणों की खोज और इनकी ओरिजिन और इनके गुण पर कोई सवाल अभी तक हमारी परीक्षा में नहीं पूछा गया है। पीसीएस का क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं, टीजीटी नहीं पूछा गया है। अब आते हैं नेचर ऑफ कैथोड रेज, इस पे सवाल पूछा गया है, तो इन पे सवाल मिलेंगे।
या प्रैक्टिस शीट में सवाल है तो वो मिलेगा, पूछा हुआ है तब मिलेगा। चले, नेचर ऑफ कैथोड रेज बेटा दे। कैथोड किरणों का स्वभाव। नेचर ऑफ कैथोड। देखिए, कैथोड किरणों का स्वभाव किस पर डिपेंड करता है? 2-3 पॉइंट बताते हैं। एक तो आपको बताना है किस पर निर्भर करेगा। एक तो विसर्जन नलिका में जो गैसें भरी हैं उसकी प्रकृति पर। दूसरा, कैथोड या एनोड जिस धातु के बने हैं उसकी प्रकृति पर, या विसर्जन नलिका में भरी गैस के दाब पर, या दोनों प्लेटों के बीच जो बैटरी लगाई गई है उसके विभव पर 10,000 से 30,000 तक। तो किस फैक्टर पर, किस कारक पर कैथोड किरणों का स्वभाव निर्भर करता है? बोलिए भाई। पाल जी, आप पढ़ा रहे हैं क्लास में और बच्चे ने पूछ लिया है कि सर कैथोड रेज की प्रॉपर्टी का नेचर, इसका प्रकृति किस पर डिपेंड करेगा? हाँ, किस पर डिपेंड करेगा? इसका जो स्वभाव है, नेगेटिव चार्ज तो हम लोग पहले ही जान लिए, अब स्वभाव किस पर डिपेंड करेगा? बताओ बेटा। हाँ, लड़कियां मैडम लोग को क्या कहती हैं? मैडम लोग नहीं बता पाती, कहते हैं आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। मैडम लोग छाता लेके आती हैं तो कहती है आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता ना। कहती है सर, पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था, होम ट्यूशन पाल जी की तरह, तो बच्चियों को पढ़ाता था तो वो बताती थी, मैडम हमारी आज कंगन पहन के आई थी तो ऐसे ऐसे करके समझा रही थी। ऐसे नहीं, ऐसे रोज ऐसे समझा। जब अंगूठी पहन के आती है ढेर सारी तो ऐसे समझाती, कंगन पहन के आती तो ऐसे ही समझाती ना। तो और आता जाता चुनाव चिन्ह छाता। तो बताओ बेटा, कैथोड किरणों का स्वभाव किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता। चाहे जो गैस भर लीजिए विसर्जन नलिका पर, चाहे किसी भी धातु की प्लेट लगा लीजिए कैथोड एनोड के रूप में, या चाहे जितना विभव आरोपित कर दीजिए, विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच लगाइए, चाहे जो दाब रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैथोड किरणें क्या होते हैं? ऋण आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैथोड किरणें, अभी हम आगे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कैथोड किरणें क्या होती हैं? तीव्र गति से चलते हुए इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। कैथोड किरणों में तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और हम पढ़ते हैं बीटा किरणें, बीटा रेज, वो भी तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। तेजी से चलते हुए इलेक्ट्रॉन उसमें भी होते हैं। तो कैथोड रेज और बीटा रेज जब दोनों इलेक्ट्रॉन से बने हैं तो दोनों में क्या अंतर है, अभी उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन पहले जो हमारा प्रश्न था उस पर आते हैं। कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों से, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चाहे जहां से निकाल के लाइए, दो इलेक्ट्रॉनों में कभी कोई अंतर नहीं होता है। चाहे जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालिए, चाहे जिस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन हो, पूरे ब्रह्मांड में कहीं से भी अगर दो इलेक्ट्रॉनों को आप लाते हैं तो उनमें कोई अंतर, उनकी प्रकृति यानी उनका द्रव्यमान अलग अलग हो जाए, उनका चार्ज अलग अलग हो जाए, उनका विशिष्ट आवेश अलग अलग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही जैसे सभी रहते हैं ना, यानी उनका स्वभाव बदलता नहीं, चाहे जो करिए कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ठीक है ना। तो कैथोड किरणों का स्वभाव किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता है। अब प्रश्न अगला था कि कैथोड रेज बीटा रेज में क्या डिफरेंस है?
मान लीजिए लगभग बराबर स्पीड से चल रहे हैं, तब क्या करेंगे? अब बताइए। कैथोड किरणें, एक प्रश्न पूछा जाता है, बीटा किरणें जो है इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। बीटा किरणों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीटा रेस में ऋणावेशित कण होते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो निकलते कहाँ से हैं बीटा कण? बीटा कण परमाणु के किस हिस्से से निकलते हैं? तो क्या नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है? तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है? नाभिक से निकलता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं। नहीं बोले? अच्छा, ये बदल गए अपने उत्तर से। देखिए बीटा पार्टिकल, अब अच्छा देखिए, जो बीटा कैथोड रेज हैं वो परमाणु के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब विभव आरोपित करके या आयनन ऊर्जा देने के बाद, तब हम उसे क्या कहते हैं? कैथोड रेज। लेकिन परमाणु के नाभिक से जब, कोश नहीं, नाभिक के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब हम उस वहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल या बीटा रेस कहते हैं। तो परमाणु के बाहरी कोश से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनोड कैथोड रेस का निर्माण करता है, और नाभिक के अंदर से जब निकलता है तो बीटा रेस का। लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन ही होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर नहीं होता। एक में एक नाभिकीय प्रक्रिया के तहत निकलता है, ठीक है। और जब बीटा पार्टिकल, जब कैथोड रेज निकलते हैं तो परमाणु का स्वभाव नहीं बदलता, जो परमाणु है वही रहता है, केवल वो आयन में बदल जाता है, उस पर एक धन आवेश आ जाता है। जैसे अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, आपने प्लेट गोल्ड की लगाई थी कैथोड में, गोल्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो गोल्ड आयन में बदल जाएगा, ठीक है। उस पर कोई परिवर्तन नहीं होना है, बस धन व ऋण आवेश आ सकते हैं, पहले से ऋण आवेश है। और ये तो कैथोड किरणें परमाणु के अंदर से नहीं निकलती, बल्कि प्लेट की सतह पर बैटरी से आके इलेक्ट्रॉन टहलते रहते हैं और वही इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना। आयन भी नहीं बनते इसमें। लेकिन बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं तो परमाणु क्रमांक में एक की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। एक परमाणु, एक तत्व दूसरे तत्व में बदल जाता है। नाभिक के अंदर से बीटा पार्टिकल निकलते हैं। बीटा पार्टिकल कैसे बनता है? एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है नाभिक के अंदर, तो परमाणु क्रमांक एक बढ़ गया और वही जो इलेक्ट्रॉन है वो बीटा पार्टिकल के रूप में नाभिक से बाहर निकलता है। समझ गए हैं ना? और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में किस कण का स्थायित्व सबसे कम होता है? तो न्यूट्रॉन का। वो स्वतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूटता रहता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन, चलिए अब आगे अभी पढ़ाएंगे सब उस पर सर। नाभिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक जब न्यूट्रॉन होता है ना, आप जब होता नहीं तो कहाँ पढ़ाया जाएगा? ये नाभिक में एक ये न्यूट्रॉन तो ढेर सारे होते हैं। ये न्यूट्रॉन क्या करता है? प्रोटॉन में बदलता है, और जब प्रोटॉन में बदलता है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हुए, ये न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकते हुए प्रोटॉन में बदल जाता है। तो न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन था थोड़ी, न्यूट्रॉन के टूटने से बना है और फिर वहां से बाहर निकल गया तुरंत। समझ पाए कि नहीं? वहां रहता नहीं पहले से, बल्कि नाभिक न्यूट्रॉन के टूटने से बनता है। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। चलिए मिटा दें। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि कैथोड किरणों का स्वभाव किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता है। नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फैक्टर। नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट depends on any factor। कैथोड किरणों का स्वभाव किसी भी कारक पर निर्भर
नहीं करता है। अगला पॉइंट देखिए, कैथोड किरणों के गुणों नेचर का, इनके स्वभाव का अध्ययन जो है जे हिट्टार्फ 1869, विलियम क्रूक्स 1870, जे पेराइन 1895 और जे थॉमसन 1897 में, इतने लोगों का नाम है। एक आध किताबों में इसलिए सबका नाम लिख दिया कि एक आध प्रश्न मुझे कहीं मिला था किसी बुक में, तो उसमें जे थॉमसन का नाम नहीं था, जे पेराइन का नाम था कि कैथोड किरणों के स्वभाव का अध्ययन। तो मुझे लगा यार ये तो ये भी तो है। इसमें विकल्प में 4 नाम दिए थे लेकिन जे थॉमसन नहीं था, तो मुझे लगा कि इसका मतलब इनके अलावा भी इन चारों में से कोई एक है। तो जब हमने उसको सर्च किया, किताब में देखा, तो पता लगा कि अलग समय पर 4 लोग इसके स्वभाव के अध्ययन में योगदान दिए हैं। अंतिम योगदान किसका था? जे थॉमसन का। तो इनके अलावा भी 3 नाम हैं, तो फिर मैंने इसमें 3 नाम और जोड़ दिया। तो अगला पॉइंट यही देखेंगे, नेचर ऑफ कैथोड रेज वेर स्टडीज बाय, नेचर ऑफ कैथोड रे पहले तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन स्टडी किसके द्वारा? कैथोड रे स्टडी, कैथोड किरणों का के स्वभाव का अध्ययन किया गया था भाई जे हिट्टार्फ, इनका ईयर था 1869, जे हिट्टार्फ 1869। उसके बाद जो है विलियम क्रूक्स 1870, एटीन 1870। उसके बाद जे पेराइन 1895, एंड जे थॉमसन लास्ट थे, जे थॉमसन 1897। जे थॉमसन 1897। जोसेफ जॉन थॉमसन, हम लोगों की किताब में अक्सर जे थॉमसन लिखा मिलता है, जोसेफ जॉन थॉमसन पूरा नाम नहीं मिलता, लेकिन छोटे बच्चों की किताब में रहता है। एक दिन हमारे बच्चे ने पूछा, यही पढ़ रहे थे नोट, कहा पापा जे थॉमसन का पूरा नाम क्या है? हमने कहा पता नहीं यार, कुछ है? कहा बाहर एक केमिस्ट। और अपनी मम्मी के सामने, मम्मी उनकी खुश हो गई कि हमारा बेटा पापा को फंसा दिया, मुस्कुराने लगे। तो फिर हम तुरंत फिर मोबाइल निकाले और उसमें देखे जोसेफ जॉन थॉमसन। कुछ छोटी चीजों पे हम लोग नहीं ध्यान देते, उसको इग्नोर किए रहते हैं, वैसे ठीक है होगा कुछ ना, आवश्यकता भी नहीं लगती। तो ये जो सन लिखा गया है, हाँ, ये एग्जाम में आने का नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। बस ये है कि जानते रहिए किस क्रम में किसका वर्क है, जानना तो जरूरी है। हाँ, हर ज्ञान एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं होता। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो आप की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, आपकी समझ को बढ़ाते हैं, आपके टीचिंग को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आपका शिक्षण कार्य आकर्षक हो, इसलिए भी कुछ ज्ञान होते हैं ना। आपको के शिक्षण को सुंदर बनाने के लिए भी कुछ ज्ञान होते हैं, बच्चों की समझ के लिए कुछ ज्ञान होते हैं। हर ज्ञान हर लाइन प्रश्न के लिए थोड़ी होती है, समझे ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो है, ये तो हमने बता दिया किसी भी कारक पर डिपेंड नहीं करता, और कौन स्टडी किया था ये भी बता दिया। आगे देखते हैं, कैथोड किरणें जो है ऋणावेशित मास पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? नेगेट्रॉन। कैथोड रे कंटेन
नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल होते हैं जिन्हें क्या कहा गया, कॉल्ड नेगेट्रॉन बाय जे थॉमसन। इसके नेगेटिव चार्ज के कारण ही नेगेट्रॉन नाम दिया गया जे थॉमसन द्वारा। नेगेट्रॉन बाय जे थॉमसन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के खोज की क्रेडिट भी जे थॉमसन को ही जाती है। क्लास छूट गया क्या? क्रेडिट फॉर द, अब यहां पे लिखा देते हैं, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, goes to जे थॉमसन। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित पार्टिकल है, ये किसने बताया? जे थॉमसन ने ना। लेकिन इनके बेटे थे जेपी थॉमसन, उन्होंने बताया, ये प्रमाणित किया कि इलेक्ट्रॉन तरंग में तरंग का स्वभाव होता है। पार्टिकल का स्वभाव जे थॉमसन, तरंग का स्वभाव जेपी थॉमसन, और बाप बेटे दोनों को नोबेल प्राइज मिला था अपने अपने कार्य के लिए संयुक्त रूप से। ठीक है, चलिए यहां से बड़े जल्दी खत्म कर दिए फिजिक्स वाले। यहां से लगता है क्वेश्चन करा रहे हैं ना, क्वेश्चन में बड़े जल्दी सब थक जाते हैं, कुछ बोलते तो है नहीं पढ़ाने के अलावा ना।